आज सुबह ना जब मैच डे था फाइनली इंडिया का, तो मुझे लगा भाई थोड़ी एक्साइटमेंट थी, फाइनली क्या होगा, मजा आएगा देखने को। तो हम लोगों ने जो कल प्रीव्यू की वीडियो सुबह शूट करी थी, उसको आज सुबह उठ के मैं देख रहा था ब्रश करते वक्त, एंड बीच में उसमें एक ऐड आया। तो मैंने कहा भाई बढ़िया, जितने पैसे डेटा के जा रहे उतने यूट्यूब से वापस भी आ जाएंगे। बट जो ऐड था वो किसका ऐड था? किसका? सोनी लिव का ऐड था। Okay. और ऐड में क्या बोला जा रहा था? सब्सक्राइब करने के लिए? नहीं भाई, वो तो ज्यादा हो गया। नहीं, हमारा चैनल नहीं, उनकी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। नहीं, वो भी कह रहा हूँ बहुत ज्यादा हो गया। बट ऐड में आता है कि 10th of September, India versus UAE, one-sided match, but this is Asia Cup. ऐसा घटिया गलीच मैच हमें देखने को जो मिला है। जो 2.5 लोग स्टेडियम में देखने के लिए आए थे, उनका भी पैसा बर्बाद हुआ है। भाई वैसे तो मुझे अपनी जॉब काफी पसंद है, बड़ा मजा आता है करने में, बट दिस इज वन ऑफ दोज फ्यू डेज जहाँ पे मैच से ज्यादा ध्यान मेरा अपनी लाइफ पे होता है। और मैं सोचता हूँ कि भगवान क्या मैं इतना बुरा हूँ कि आप मुझे ऐसे मैचेस दिखा रहे हो। नहीं भाई देखो, मैं तो एज एन इंडियन फैन बड़ा खुश हूँ। इट वाज अ फील्ड डे फॉर अस। मेरे को तो मजा आया देखने में। बट एग्जैक्टली आज मैच में हुआ क्या है, देखो हर एक वन साइडेड विन में भी ना हम लोग कुछ टेक्निकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। ठीक है, इंडियन टीम के लिए क्या पॉजिटिव्स है, एंड मेरी जितनी भी नॉलेज है उसको यूज करके अगर ऑडियंस की भी थोड़ी हेल्प कर पाऊँ कुछ ऐसी चीजों को देखने में जो हमने शायद मिस कर दी होंगी, तो वो भी मैं जरूर कोशिश करूंगा। इस मैच की डिटेल में बातें करेंगे। और आज से शुरू हो रहा है चेस मास्टर्स की अपनी प्रेजेंटेशन सेरेमनी। एग्जैक्टली जो हम जितनी मैचेस सबसे रिव्यू करा करेंगे उसमें हम अपनी एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी रखेंगे। टाइम स्टैम्प से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। एंजॉय करेंगे आप इस एपिसोड को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल प्रेस करना, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। हाइप जरूर करिएगा वीडियो को, हाइप आप लोग करते नहीं है प्लीज, बहुत हेल्प हो जाएगी। और अब बैठिए, एंजॉय करिए इस वीडियो को। आज अगर हम स्टार्ट करें बात को, तो जो झटका मिला है हम लोगों को, जीजी बॉल जो हम लोग समझ नहीं पाए, हम में से कोई भी, हमें क्या लग रहा था कि सैमसन और गिल में से कोई एक ही बंदा खेलेगा। एंड जो गुगली डाल कर दी है गंभीर साहब, भाई हमें क्या, आई थिंक सभी इंडियन फैंस को यही लग रहा था भाई इस टाइम पे। ऐसी शिट हाउसेरी मैंने कभी नहीं देखी। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि जो जस्टिस करके लिखेगा मैं उसका लाइक कर दूंगा, तो मैंने कुछ लोग के लाइक भी करे। फिर जब लाइनअप आ गया और लोगों ने जस्टिस लिखा हुआ था कुछ, मैंने कहा अब लाइक नहीं कर रहा, अनलाइक करो सबको। अब तो हो गया भाई। बट अगर हम लोग लाइनअप की बातें करें इंडिया की, मतलब मैं पर्सनली सरप्राइज था कि आपने सैमसन और गिल दोनों को सेम टीम में रखा हुआ है। फर्स्टली अपॉलॉजीज टू मिस्टर गौतम गंभीर, जहां हमें लग रहा था कि बंदा अपने शब्दों में वापस जाके सैमसन को 21 डक का वादा करने के बाद भी टीम से निकाल देगा। ही हैज स्टक टू हिज वर्ड सैमसन को। एंड मुझे लगता है इसमें कहीं ना गिल का जो टीम में वापस आना है, इट हैज मोर टू डू विद बीसीसीआई। And despite that, Samson playing has more to do with Gautam Gambhir. एक वादा करा था तो निभाना तो पड़ेगा। Correct. Somehow adjusting in the team. कह सकते हैं, पर मतलब वही है, अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे तो खेलने का मौका नहीं मिलेगा आपको। तो आप नीचे आके खेल रहे हो तो कितना अब आपने भला करा है, ऑल्दो वही टीम में ले लिया, वही काफी बड़ी बात। देखो कई लोग ये कहते हैं कि नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे वो, which I don't think is true. नहीं, आज दिख गया ना थोड़ा, सूर्य आ तो गए थे करने। देखो सूर्य क्यों आया वो तो एक अलग रीजन था, उसकी हम बात करेंगे जब इंडिया की बैटिंग की बातें होंगी तो। बट अगर नहीं भी आते सूर्य तो तिलक आते, बिकॉज लेफ्ट हैंड हैंड कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। आई थिंक नंबर 5 का रोल या नंबर 6 के रोल पर ही सैमसन दिखेंगे हमें। एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन टू कंप्लेन एज सच। ओ, फॉर सैमसन नहीं, फॉर अस फैंस। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम लोग को नंबर 5 या नंबर 6 पे इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए कोई प्लेयर चाहिए, तो हम सोचेंगे कि कोई ऐसा प्लेयर हो जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता हो। एंड सैमसन इज एज गुड एज इट गेट्स। भाई इस टूर्नामेंट जीतने के लिए आई डोंट थिंक हमें कुछ सोचने की भी जरूरत है। हम लोग कोई भी टीम निकाल के, गंभीर का आई डोंट थिंक कोई मास्टर प्लान था यहाँ पे। अगर कोई और कोच होता जो पहले दिन आके कोचिंग कर रहा होता, वो भी कर देता। बट इन सेइंग दैट सैमसन ने यार अपने करियर में पहले भी नीचे बैटिंग करी हुई है, बट नॉट सक्सेसफुल यार। मतलब इंडिया के अलावा तो सक्सेसफुल अभी केरला क्रिकेट लीग जो चल रही थी, वहां पे बीच में उनने जैसी टीम अनाउंस हुई है, उन्होंने अपनी पोजीशन टॉप ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर कर दी थी। फिर मिडिल ऑर्डर में 2 मैच में आई थिंक रन नहीं बने, फिर उन्होंने टॉप ऑर्डर कर दिया और फिर नंबर 3 पे आके बढ़िया खेल गए। अच्छा, तो क्या ही बोले भाई इस टाइम पे। नहीं, बट आई स्टिल बिलीव कि उनका अगर हम लोग हिस्टोरिकली पूरे करियर को देखें तो एटलीस्ट नॉट फॉर इंडिया, बट जब भी उन्होंने आईपीएल खेला है, डोमेस्टिक लीग्स खेली हैं, काफी टाइम उन्होंने मिडिल ऑर्डर बैटिंग करा, विच इज व्हाई हिज गेम अगेंस्ट स्पिन इज सो गुड। तो वो नीचे बैटिंग कर ही आपको देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे उनको एक नया एवोल्यूशन देखने को मिल सकता है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग।
और अगर शिवम दुबे हमारे छठे बॉलर अगर 3 विकेट ले पा रहे हैं वो भाई तो who am I to complain कि हमारी बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग डेप्थ कॉम्प्रोमाइज हो लॉर्ड रही है। दुबे ने तो भाई कमाल करके दिखा दिया आज। क्या कहेंगे भाई हम लोग वही सिलेक्शन है। के बारे में? मुझे लगता है कि लोग सोच रहे होंगे कि रिंकू सिंह भी आ सकते थे टीम में, क्योंकि Now उनसे you know भी- why. हाँ, पर वही बात है कि अब दुबे ने आके जैसे परफॉर्म कर दिया, अब यू कांट थिंक द सेम रीजन जो कि 2024 के वर्ल्ड कप में था Yeah. आज भी वही एग्जिस्ट करता है एंड रिंकू बेचारे आई डोंट थिंक उसको ओवरकम कर पाएंगे। प्लस इंडिया 3 स्पिनर के साथ गई थी भाई। क्या लगता है इस बारे में, क्योंकि सबने यही एक्सपेक्ट करता बुमराह और अर्शदीप दोनों स्टार्ट करेंगे मैच। देखो मुझे इसमें ना बहुत ज्यादा लोगों को देख रहा हूँ जो कि अननेसेसरली पॉलिटिक्स कह रहे हैं कि अर्शदीप को ओडीआई टीम में खेलने को नहीं मिल रहा, यहाँ खेलने को नहीं मिल रहा। यार बहुत फ्रैंकली बताऊं, अगर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल एक टीम में है ना, ये मैंने ट्वीट भी करा था, व्हाट अ प्रिविलेज इट इज हाँ, ये तो है टू से कि मेरी स्पिन ट्रियो में अक्षर, वरुण और कुलदीप हैं। यूजुअली फ्रैंचाइज क्रिकेट में लोगों को जहाँ पे आप दुनिया से सारे प्लेयर्स को उठा के एक 11 बना सकते हो, वहाँ पे यूजुअली आपकी टीम बेटर होनी चाहिए। एक भी फ्रैंचाइज टीम पूरी दुनिया में ऐसी नहीं जिसका स्पिन ट्रियो ऐसा हो। या केकेआर की हम बात करते हैं, यहाँ पे नारायण और वरुण चक्रवर्ती हैं, या कुलदीप, वरुण और अक्षर बेटर देन दैट। दिल्ली जहाँ पे कुलदीप और अक्षर है उस पर तुम वरुण ऐड कर दो, इट गेट्स इवन। मुझे मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे ना ज्यादा डिबेट करने का सेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये उल्टा होता ना, अगर अर्शदीप खेल रहे होते और कुलदीप बाहर होते तो लोग कुलदीप का पॉइंट लेके बोलते, कुलदीप खेल रहे होते, वरुण बाहर होते तो लोग वरुण का नाम लेके बोल रहे होते। इतनी ज्यादा डेप्थ है ना इस टीम के अंदर, मतलब मैं उसके हिसाब से नहीं बोल रहा कि प्लेइंग इलेवन में कितनी डेप्थ है, बट मतलब द क्वालिटी डेप्थ Correct. इतनी Squad ज्यादा है में। कि जब भी कोई ना कोई मिस आउट करेगा आपको लगेगा कि इसकी एक गैंग बना के हमें #जस्टिस कर ही देना चाहिए। तो अभी अर्श पाजी का जस्टिस भी आ ही भाई जाएगा। मैंने एक चीज देखी, पहली बार तो हमने टॉस जीत गया, हाँ वो तो बहुत बड़ी बात थी। चीयर्स भी बहुत तगड़े हुए तो थे। दो चमत्कार हुए ना आज, एक तो गिल और सैमसन सेम टीम में खेल गए और दूसरा कि इंडिया टॉस जीत गई 2025 में पहली बार। टॉस जीती और उसके बाद वो पिच का रिव्यू कर रहे थे। हाँ, चीयर कहाँ से आई है? भाई क्राउड जो थी, क्या 3-4 लोग थे? जितने भी थे, आवाज तो आ रही थी। इतना घटिया टर्नआउट मैंने दिखा है भाई। तो होना ही था भाई। इंडिया पाकिस्तान अभी तक सोल्ड आउट नहीं है, वो काफी बड़ी बात है। मजा आ जाएगा नहीं हुआ तो वैसे। पर मतलब जब पिच का वो चल रहा था, रिव्यू करे थे, उसमें मांजरेकर जी थे और उनके साथ एक और थे। हाँ। तो भाई मांजरेकर जी, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे होते और किससे लड़के आते हैं वो। बेसिकली हाँ, पिच इज टू फेस जस्ट लाइक यू। जस्ट लाइक यू। ओ भाई क्या हो गया, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ मैच। बेसिकली पिच के अगर हम एनालिसिस देखें तो घास थी यहाँ पे, नो डाउट, बट घास पैचेस में थी, विच मीन्स कि कुछ जगहों पे घास नहीं होगी और वहां पे जो सतह थी, जो सरफेस था, वाइटिश क्रीमिश कलर का था एंड बहुत क्रैक्स थे, विच मीन्स कि अंदर जो पूरा सरफेस है बहुत ड्राई है। हाँ। घास जो थोड़ी ऊपर डाल दी उसकी तरफ से थोड़ी सी पेसेस को असिस्ट मिल जाएगी, बट इवेंचुअली जो नेचर है वो स्लो ही होने एज एक्सपेक्टेड। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग था बिकॉज इसके चलते हुए जहाँ पे घास का पैच होगा वहाँ पे बॉल अच्छा निकलेगा पड़ के, एंड जहाँ पे ड्राई होगा वहाँ पे फंसेगा। तो टू फेस्ड, डबल फेस्ड होने का मतलब ये है। तो उन भाई साहब ने वो दूसरे बंदे को डबल फेस मुझे समझ में नहीं आया भाई क्या हो गया उनको। दैट गाय वाज सो एम्बैरेस्ड, उसको पता नहीं मैं रिएक्ट कैसे करूं, क्या बोला जाए। इनफैक्ट मुझे पता नहीं था मैं रिएक्ट कैसे करूं जब अभी इतनी सारी लंबी वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करा। आई जनरली डोंट नो हाउ टू रिएक्ट नाउ, है ना। एम्बैरेसमेंट हमें भी होता है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो देखो पिच तो ऐसी थी, इसके चलते हुए नेचुरली स्पिनर का खेलना बनता भी था, तो यहाँ पे मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। हालांकि हार्दिक पांड्या ने ज्यादा कुछ करने को मौका मिला नहीं उनको, एक ही ओवर डाला है भाई। ऑल द ओपन बॉलिंग करने आ गए थे वो, ओपन भाई ब्लॉन्ड बॉल कराए तो इतना तो कोटा लगेगा, करेंगे। बट देखो अगर यहाँ पे हम लोग लाइनअप की बातें करें, सिर्फ अर्शदीप एंड जितेश, ये 2 सरप्राइजेस थे। दुबे को तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे ओवरऑल। इस अगर हम लोग पिच पे टॉस जीत के डिसीजन जो इंडिया लिया उसकी बात भी कर लें जल्दी से। बॉलिंग करी है, क्या वो सही था? भाई एज अ कंटेंट क्रिएटर इट वाज नाइस, क्योंकि मैच जल्दी खत्म हो गया, प्लस आपको इस क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में ज्यादा मन भी नहीं करता मैच देखने का। ऑन द अदर हैंड यू वुड थिंक, और अगर किसी ने मुझे मैच देखते हुए देख लिया होता, हाँ, तो वो सोचता कि ये बंदा यूएई को सपोर्ट करता है। हाँ, जैसे मैं देख रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ 40 रन पे 2 विकेट, उसके बाद से विकेट गिरने शुरू हुआ तो मोहित वही मैं जब भी चौके छक्के लग रहे थे ना, मैं कहता तोड़ दो इनको, तोड़ दो पकड़ के, पर अल्टीमेटली हो नहीं पाए इन लोगों से भाई। बिल्कुल भाई देखो मैं आई टोटली गेट कि लोग आउटरीच करेंगे कि स्काई ने बॉलिंग क्यों ली है। इवन आई वुड हैव पर्सनली प्रेफर्ड कि हम बैटिंग करते हैं, बट अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, देखो आज रस्टी लग रही थी इंडिया थोड़ी सी, ओके, रस्टी थोड़ी सी लग रही है, उसके बावजूद हमने 57 पे ऑल आउट करा है, तो जस्ट गोज ऑन टू शो कि टीम कितनी महान है। प्लस बैटिंग में भी आपने अल्टीमेटली चेस कर ही दिया 4 ओवर में। यस, बट बॉल के साथ पेसर्स हमारे थोड़े से रस्टी लगे थे, तो वो मुझे लगता है कि इंडिया वैसे ही बहुत टाइम बाद खेल रही है, जनवरी के बाद डायरेक्टली अब T20 खेल रही है। हाँ, और स्काई खुद भी इंजरी से आ रहे हैं, तो इट इज बेटर कि आप एक सेफ नोट पे स्टार्ट करो, एंड आपने डोमिनेट तो वैसे भी करना ही है।
होपफुली पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले बैटिंग है तो 300 बनेंगे आपकी तब देखी जाएगी। बट अब हम चलते हैं जरा हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, जो इंडिया ने पहली इनिंग में कर्तव्य करके दिखाई है। 41 for 2 थे पावर प्ले में, मतलब ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर की रन रेट से यूएई खेल रही थी। बुमराह ने तो 3 ऑन द ट्रॉट डाल दिए थे ओवर ही। हाँ, मैं भी उसके अलावा दूसरे एंड से हार्दिक ने एक डाला, वरुण ने एक डाला, अक्षर ने एक डाला। तो बुमराह के लिए क्या करना चाहोगे? मतलब भाई उसने जो विकेट लिया था वो प्रॉपर बुमराह विकेट ही था। अगर उनसे विकेट आना था, आउट ऑफ नोवेयर डाउन द लेग साइड बॉल जा रही है, थोड़ी लेंथ मिस कर रहे हैं और एकदम से एक परफेक्ट यॉर्कर कहां से। प्लस मुझे लगता है कि वो जब वो वैसी यॉर्कर डाल रहे होते हैं ना, जब छूटती है बॉल और आपको दिख रही होती है कि जा रही है, आपको पता ही आउट होने वाला है, ब्लॉक होल में जाने कुछ आपको मिली सेकंड पहले पता चल जाता है कि अच्छा ये बंदा आउट होने वाला है। तो प्रॉपर बुमराह वाली बॉल थी, वो क्वालिटी तो कभी नहीं जाएगी भाई उस बंदे की। वो चाहे कितनी भी इंजर्ड होके आए, चाहे टूटी पीठ के साथ खेल रहा हो, तो भी T20 आईज में तो अलग लेवल का बॉलर है ही। बट थोड़े रस्टी लग रहे थे आज। हाँ, कह सकते हैं, और मतलब नेचुरल भी है। ऑल्दो आई थिंक जैसे जैसे ओवर जा रहे थे उनकी पेस भी बढ़ रही थी। हिज फर्स्ट T20 आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप फाइनल। करेक्ट, 2 साल से 2 साल 1 साल के बाद आप खेल रहे हो। सो नेचुरली से रस्टी लग रहे थे, बट आई थिंक ही इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर जैसे चलेगा। इसीलिए गेम खेलना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो रस्टीनेस है वो आप इन यूजलेस मैचेस में खेल के निकाल। प्लस वही है ना, अगला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट है, ऑल्दो वो भी यूजलेस मैच नहीं होगा, यूजलेस मैच वो भी है। क्या पता इससे भी जल्दी हम लॉट कर दे उन्हें, पर एटलीस्ट आप थोड़ा सा यू वांट टू गेट इनटू रिदम। हाँ, मतलब रिदम में आप चाहोगे करना। बट यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ वरुण चक्रवर्ती की भी, भाई अनरीडेबल ऑलमोस्ट, मतलब लोग पढ़ ही नहीं पाते कि किस तरह बॉल जा रही है। जिस तरीके से पहला विकेट भी गिरा था, टिल्ला मारने जा रहे थे लेफ्ट हैंडर, मतलब कहाँ मारने जा रहे हो, टॉप पे रख के कहाँ जा रही है, टोटली मिसरीड कर रहे हैं पढ़ना। मुझे लगता है कि ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो हमने रखी है इस बार, उसमें अवार्ड्स देने मुझे जनरली थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि भाई वो ऐसा है कि आप 2-3 ओवर और दे दो किसी और प्लेयर को तो वो भी विकेट ले जाएगा। इस टाइप की बॉलिंग थी, वरुण भी ले जाता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना टेक्निकल ज्ञान देना चाहता हूँ, इसके बाद मुझे लोग कमेंट्स से गाली देके बोले क्या तुमने कभी जिंदगी में कभी बॉल पकड़ी हुई है? तो देखो बेसिकली क्या होता है, मैंने चीज चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर भी बोला था, तुमने उसकी एक रील भी काटी थी। उस टाइम पे मैं शायद हाथ पे बॉल रखना भूल गया था, पता नहीं क्या था, बट थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ लोगों की, क्यों वरुण चक्रवर्ती को रीड करना इतना मुश्किल है। तुम्हें याद है मैंने एक रीजन बताया था उस टाइम पर? तुम बोलोगे तो शायद मुझे याद आ जाएगा। मतलब तुम्हें याद नहीं? देखो भाई, ऑडियंस क्या सुनेंगे जब तुम नहीं सुनते। बेसिकली देखो, जब भी कोई बंदा रिस्ट स्पिनर होता है तो उनकी रिस्ट से आपको दिख जाता है कि कौन सी बॉल लेग स्पिन होने वाली है, और अगर पाम दिख रहा है आपको तो कौन सी बॉल गुगली जाने वाली है। द इंटरेस्टिंग थिंग विद वरुण चक्रवर्ती है कि वो रिस्ट से ही सारे वेरिएशंस करते हैं, तो कायदे से वो रिस्ट स्पिनर ही है, बट उनकी जो रिस्ट है वो एकदम न्यूट्रल रहती है। ओके, न्यूट्रल पोजीशन मतलब जब आपका हाथ एकदम ऐसे सीधे है, ऐसे होगा तो नेगेटिव जा रहा है, ऐसे होगा तो पॉजिटिव जा रहा है। वो एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे अपनी रिस्ट को रखते हैं, जिसकी वजह से आपको रिस्ट की पोजीशन देख के ना बिल्कुल भी हिंट नहीं मिलने वाला है कि बॉल पड़ के अंदर जाएगी या बाहर जाएगी। यूजुअली गुगली के टाइम पे आपकी रिस्ट अंदर की तरफ बेंड होती है, लेग स्पिन की तरफ आपको बाहर की तरफ टिल्ट करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है अपनी रिस्ट को। जब न्यूट्रल रिस्ट के साथ आप डाल रहे हो तो आपको समझ में आता है कि बॉल टॉप स्पिनर होने वाली है, लेग स्पिन होने वाली है या फिर गुगली आने वाली है। एंड इसी के चलते हुए कई लोग डाउन द ग्राउंड उनको हिट करने जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बॉल टॉप स्पिनर होगी, पड़ के सीधी आएगी तो मैं सीधा मारने जाऊंगा, बट एक्चुअली बॉल पड़ के बाहर जा रही होती है। ओके, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वरुण चक्रवर्ती अनरीडेबल है। आई थिंक ज्ञान ये प्राप्त करके पहली बात तो दिस वुड हेल्प द ऑडियंस। अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप ऑफिस में जाके कूल लग सकते हो, ये डायरेक्ट लाइनें लो और चेप दो वहां पे जाके। स्कूल में जाते हो स्कूल में चेप सकते हो, पर इसी बात पे आई थिंक सबको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हमने काफी हेल्प भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है? किस बात की? यूट्यूबर हो गए, तुमने सब्सक्राइब करने को बोल दिया ऑडियंस को। हाँ भाई, बुरा मान जाएंगे लोग। क्या तुम व्यूज के लिए वीडियो बना, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? डैम, व्हाट एम आई डूइंग इन माय लाइफ? सोचने वाली बात है। खाना बनाते हो खाने के लिए, नौकरी करते हो पैसे कमाने के लिए, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो वेल देखो भाई, अगर यहाँ पे हम लोग बाकी लोगों की बातें करें, इसके बाद ज्यादा गेम कुछ बचा नहीं था। 45-46 पे 2 ही विकेट गिरे थे करेक्टली। ऐसा क्या हो गया कि अगले 10 रन पे 8 विकेट गिर गए हैं भाई? लॉर्ड कुलदीप ने जो आतंक मचाया है। मतलब वरुण ने 1 विकेट ले लिया था ना, तो मैं सोच रहा था भाई कुलदीप सोच रहा होगा कि मेरे पास कब आएगी बॉल अब। भाई एंड कुलदीप अगर ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं तो आप बाहर निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते। 1 सेकंड, व्हाट अ प्रिविलेज इट इज टू सी वरुण एंड कुलदीप इन द सेम टीम। मेरे लिए जो डिलीवरी ऑफ द गेम था, बॉल ऑफ द गेम था, वो था जो उन्होंने गुगली डाली थी लेफ्ट हैंडर को। उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, बट थ्रू द गेट्स जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड मारा है। कुलदीप यादव ये बहुत ही अंडररेटेड मिस्ट्री स्पिनर है वैसे। हाँ, ये काफी पॉपुलर एक स्टेटमेंट है, बिकॉज
बहुत मुश्किल है उनको रीड करना अभी, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि वो विकेट के कितना क्लोज आके बॉलिंग करना जानते हैं एंड उसी एरिया से वो दोनों तरफ टर्न कराते हैं बॉल को. समथिंग टू बिहोल्ड. मतलब कुलदीप यादव ने वहां पे आई थिंक गेम खत्म तो कर ही दिया था. गेम तो वैसे पहले ही खत्म हो गया था, पर 10 ओवर आते आते तक टीम थोड़ी खत्म होने लग गई थी. उसके बाद एंट्री होती है लॉर्ड दुबे की. लॉर्ड दुबे भाई, और लॉर्ड दुबे ने वो पहला ही जो विकेट बाउंसर डाल के लिया था, जो कैच बाउंसर भी क्या आई थी, मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी भाई. दुबे की बॉल लोग सीधी सीधी पैड पे खा रहे हो, फिर डीआरएस ले रहे हैं यार. मतलब इतने बुरे दिन आ गए मेरे. एसोसिएट टीम्स वैसे तो अगर ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं तो इनके एंड में आप सोचते हो कि हाँ यार क्रिकेट ग्रो हो रहा है, मजा आ रहा है, क्रिकेट बड़ा स्पोर्ट बन रहा है धीरे धीरे. भाई ऐसे टूर्नामेंट्स के बाद आपको देख के लगता है हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, क्यों है हम? मतलब मैं इतना ज्यादा, अगर मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होता इस टाइम पे तो मैं अपना आधी धन दौलत जो है 2025 में जो मैंने कमाई है वो मैं देता इन टीम्स को एशिया कप स्टार्ट होने से पहले. अब तो कुछ कितने 14,000 करोड़ का कुछ शायद. भाई साहब क्रेजी, बहुत पैसा है भाई. 14,000 करोड़ 150 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है. कितने पैसे लोग कमा सकते हैं. पर वही है ना, मतलब बाहर जब आप जाते हो और आपको देखने को लगता है कि ये तो क्या ही टीम है भाई. यूएई से तुमने एक्सपेक्ट तो करा होगा भाई, ये 100 रन के आसपास तो बनाएंगे. यू डेफिनेटली एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यूएई एज कम्पेयर टू हांगकांग, ओमान. क्योंकि अभी आपको टॉप फ्लाइट क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी मिला, अपने घर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान को होस्ट भी करा है. तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था भाई कि कुछ बेटर देखने को मिलेगा. एंड पार्ट में ऐसा लग भी रहा था कि भाई 40 रन तो मार ही देगा कुछ ना कुछ तो है. बट यार इतनी नीच बैटिंग, मतलब शिवम दुबे आके आपके प्लम एलबीडब्ल्यू कर रहे हो, उस पर आप रिव्यू भी ले रहे हो भाई, मुझे माफ करो. ये 41 हमने अभी बताया पावर प्ले में थे इनके, और 57 पे ऑल आउट हो गए और 13 ओवर खेले अल्टीमेटली. तो अगले आपके 4-7 ओवर में भाई कोई बंदा 3 ओवर डाल ही नहीं पाया बुमराह के अलावा. डाल ही नहीं पाया यार. कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर्स डाले, उसके बाद सबसे ज्यादा हुए हैं. वरना वरुण चक्रवर्ती, दुबे ने तो 2 ओवर ही डाले. 30 ओवर डालने का बहुत ही 3 ओवर डाले थे. हाँ, बट बाकी लोगों को तो मौका ही नहीं मिल रहा. बहुत गंदा डिस्प्ले, बिल्कुल बैटिंग नहीं हो पाई. आई थिंक बॉलिंग में तो मैं और कुछ कहूंगा भी नहीं. एक बीच में कंट्रोवर्सी बनी थी जो मुझे लगा था बढ़िया बन सकती है. हाँ, जब वो जुनैद सिद्दीकी बैटिंग कर रहे थे, वहां पे दुबे बॉल डालने जा रहे थे और उनका टॉल गिर गया था. और उसके बाद ब्रेन फेड मूवमेंट था उनका. पहले तो उन्होंने बोल दिया, पर वो कंप्लेंट करते हुए उसके आगे क्रीज के आगे खड़े हुए थे, तो संजू सैमसन ने दिमाग ला के आउट कर दिया उन्हें. वो भी जस्ट बाहर थे, बहुत ही क्लोज डिस्टेंस था. और सूर्या भाऊ ने आके कह दिया कि खेल लो यार. वैसे क्यों करी? अरे सही है यार, क्यों लड़ना इन लोगों से, खेल लो. लड़ने की बात नहीं, बट मतलब डोमिनेट करना, ह्यूमिलेट करना. ह्यूमिलेट तुमने वैसे भी कर, हालांकि हाँ उसको देने के बाद भी 1 रन के अंदर ऑल आउट हो गई पूरी. दुबे सोच रहा होगा कि भाई मेरी विकेट काहे खा रहे हो बैठ के, मुझे तो वो रन आउट माना जाएगा. अच्छा हाँ, सैमसन के उसमें जाता है उसमें. चलो कोई बात नहीं. बट आई थिंक अ वेरी पैथेटिक डिस्प्ले ऑफ बैटिंग. एंड जब इंडिया बैटिंग करने आई तो मैं सोचा था कि क्या हम 3 ओवर में खत्म कर सकते हैं गेम. क्या हम 18-19 रन पर ओवर की रन रेट से खेल. भाई मैं तो सोच रहा था कि आओ और 2-3 बॉलें लो. क्यों? अरे यार क्यों बेइज्जती करनी है किसी और की इतनी ज्यादा बैठ के. भाई तो आराम से भाईचारा क्यों दिखा रहे हो? अरे तो उसमें कुछ वो इनकॉन्सिक्वेंशियल गेम, एटलीस्ट थोड़ा लंबा तो चले गेम, कुछ मजा तो आए देखने में. और आती अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल चौका कूद के, मतलब जो है कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है. 16 बॉल पे 30 रन बनाए. एक्सपेक्टेड जो हम चाहते थे एग्जैक्टली. बीच में थोड़ा स्लो हो गए थे वो 1-2 बॉलें थोड़ी सी खिंची हुई फेंकी थी, तो बॉल आई नहीं थी बैट के ऊपर. एक कॉटन बॉल का चांस ही बनने वाला था. 8-9 बॉलों पे उनके 11-12 रन थे बीच में. करेक्ट. और उसके बाद अगली 6-7 बॉल पे वो टेक ऑफ ट्राई करी है. फिर तो छोटी बॉल पे फाइनल के ऊपर पुल भी छक्के मारे. गिल का क्या लगा तुम्हें? ओ भाई गिल लुक बढ़िया सॉलिड थ्रू द कवर्स, कवर पॉइंट के थ्रू जिन्होंने स्टेप आउट करके वहां पे स्क्वायर कट मारे. मजा आ गया देखकर. प्लस मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आते ही मारना स्टार्ट करे, इस T20 का जो हम लोग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पे आके अपनी छाप छोड़े, वो उन्होंने करके दिखाया. फन फैक्ट, शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट इस मैच में अभिषेक शर्मा से ज्यादा थी. हाँ हल्की या तो भाई अगर गिल रन ज्यादा थे उनके. रन बहुत तो गिल नॉट आउट रहे हैं भाई, ऐसी थोड़ी बात है. स्काई भाई साहब नंबर 3 पर बैटिंग करने, उन्होंने आती पहली बॉल पे छक्का लगा दिया. तुम कह रहे थे कि तुम बताओगे स्काई क्यों आए नंबर 3 पे. तुम्हें क्या लगता है कि क्यों तिलक नहीं आए? यार मेरे पास तो बहुत सारे रीजन है. क्या? एंड मैं तो ये भी सोचता हूँ कि स्काई को नंबर 3 पे कोई कॉन्स्पिरेसी है? नहीं, मेरे हिसाब से स्काई को नंबर 3 पे आना चाहिए. अच्छा. अगर आपकी T20 टीम में आपका जो बेस्ट प्लेयर है उसको अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे खेलने का मौका मिले, जो कि वो मुंबई इंडियंस में करके दिखाया उनने, और जो कैंपेन उन्होंने डिलीवर करा अभी इस IPL में, तो आपका जो सबसे बेस्ट प्लेयर है, यू वुड वांट कि वो अपनी सबसे प्रेफर्ड पोजीशन में बैटिंग करे. सेकेंडली कप्तान बनने के बाद, और ऑब्वियसली कप्तान बनने के बाद उन्होंने नंबर 3 का स्पॉट छोड़ा है. ऑल्दो वो भी होता है उनका बीच में कभी लेफ्टी आउट हो गया तो फिर तिलक चले जाएंगे, राइटी आउट हो गया तो सूर्या चले जाएंगे, बट मोस्टली नंबर 4 पे खेले सूर्या. एंड पिछले 1 साल में T20 में सूर्य का फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा.
यार मैं तो ये नहीं मानता कि उनको अपना प्रेफर्ड स्पॉट पे खेलने को है, क्योंकि मेरे दिल में प्रेफर्ड स्पॉट तो वही है जो सब्सक्राइब करेगा उनके लिए तो मतलब एकदम इनर हार्ट में जगह है, इनर हार्ट। तो आप भी अगर हमारे दिल में जगह बनाना चाहते हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बट ऑन सीरियस नोट मुझे लगता है कि क्यों उनको नहीं खेलना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज इट शुड टोटली डिपेंड ऑन कौन बंदा आउट हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे द ब्यूटी ऑफ दिस लाइनअप इज हम लोग पेयर्स में बैटर्स को देखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। हर एक पेयर में एक लेफ्टी एक राइटी है। अभिषेक, गिल, स्काई, तिलक, दुबे, सैमसन, हार्दिक, अक्षर, लेफ्ट राइट। क्या मतलब दिस इज कितना सिमेट्रिक बनाया हम लोगों ने। तो वहां पे इट शुड टोटली डिपेंड ऑन कि जो बंदा आउट है वो लेफ्टी या राइटी है, विच इज काइंड ऑफ व्हाट इंडिया वाज आल्सो डूइंग बिफोर दिस लॉन्ग ब्रेक। एंड क्यों अभी वो बैटिंग करना है, आई थिंक इट इज मोर टू डू विद द फैक्ट कि उनकी अभी सर्जरी हुई थी एंड वो एक लॉन्ग ब्रेक के बाद आ रहे हैं, गेम टाइम मिल जाए थोड़ा सा। ओके, मतलब 6-7 रन ही तो चाहिए थे जीतने के लिए, तो इससे बेटर क्या टाइम हो सकता है? धोनी से सीखा नहीं आपने धोनी से ये चीज नहीं सीखी अभी तक? हाँ, कह सकते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अगर आपने धोनी से। पर क्या सूर्य कुमार यादव ने कभी क्रेडिट छीना किसी से? क्रेडिट तो यार देखो धोनी नहीं छीना, मजाक कर रहा हूं, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। मैं तो नहीं बोल रहा भाई, सब मेरे को ना बोलना, बट गंभीर बोलेंगे। बट देखो जिस तरीके से बैटिंग अल्टीमेटली इंडिया ने करी है, एक्सपेक्टेड लाइंस, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद 4 ओवर के अंदर ही गेम खत्म हो जाए, 3-4 बॉल एक्स्ट्रा 4.3 में हो गया। व्हाट अ शेम, इंडिया ने 27 बॉलें ली है मैच खत्म करने के लिए, बट ऑल इन ऑल अ वेरी डोमिनेटिंग विन ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। क्या हम लोग बनाएंगे टू सम इट अप, इस पूरे मैच से हमें क्या सीखने को मिला? इतना डोमिनेंट तो पहली बात मुझे नहीं लगा था कि इतनी डोमिनेट होगी। मतलब 50 में अगर आप किसी टीम को ऑल आउट कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा आपने डोमिनेट कर दिया है, तो काफी बोरिंग मैच। पाकिस्तान तो अभी मतलब कच्चे बदल रहे पसीने से अभी अपने, क्योंकि मैं बता रहा हूँ उनसे खेलने नहीं जाते, खेलने नहीं जाएगा। अभी होगा मैच तो देखेंगे एक बार उनका भी, कैसा होता है इनका मैच, कैसा जाता है। अच्छे हालात नहीं दिख रहे मुझे उनके, पर ऑल इन ऑल मतलब मुझे लगता है जो मेन बातें थी वो लाइनअप में आपको पता चल गई थी जब आपने संजू सैमसन को भी मतलब आप खिलाओगे इस टाइम पे, एंड आपको कॉम्बिनेशन पता चल गया टीम का गोइंग फॉरवर्ड इस एशिया कप में क्या होने वाला है। अर्शदीप को भी ही इज बाउंड टू गेट अ चांस, क्योंकि डिपेंडिंग कि कैसी पिच है वैसे। नहीं, पिच तो आई थिंक आउट ऑफ द इक्वेशन। मैं आई एम वेरी वेल श्योर कि बुमराह सारे मैच नहीं खेलेंगे यार। ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि किस बेसिस बुमराह, मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के नहीं दूंगा मैं। मेरा मुंह पे ले लो बात। ओमान वाला नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेल, पाकिस्तान खेलेंगे अभी और फिर 3rd मैच रेस्ट करेंगे, देन सुपर 4 के लिए वापस आएंगे। तो अर्शदीप को इधर में चांस तो मिलेगा ही मिलेगा खेलने का, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा बाकी संजू खेलने वाले, ये एक बात थी, संजू नंबर 5 पे कैसा खेलेंगे ये मुझे देखना है एक बार, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि अरे एक बंदा जो स्पेशलाइज कर रहा है, एक बंदा जो अभी IPL जीत के आ रहा है, जितेश शर्मा, क्या आप उनको नहीं खिलाना चाहते नंबर 5 पे, जो कि स्पेशलाइज कर सकते हैं वहां पे? आई थिंक सैमसन भी पहले नंबर 5 नंबर 6। हाँ, तो देख लेते हैं ना कैसा करते हैं, देख लेते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है। इतना प्रेशर डाल दिया अभी से यार, प्रेशर तो होगा ही होगा उनके ऊपर, और इसमें सैमसन की गलती नहीं है, गलती टीम मैनेजमेंट की है। यहाँ पे सैमसन का लेके मेरे पास कोई वो बोलने को नहीं है, और अगर वो यहाँ पे फेल भी करते हैं ना तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं उन्हें, क्योंकि पिछले 1 साल में आपने जो मौके दिए थे, जिस पोजीशन पे जो बोल के आपने मौके दिए थे, एंड मोमेंट पे आपने उनको वहां से निकाल दिया जब टूर्नामेंट खेलने की बारी आई। बायलैटरल में तुम मौज करो वहां पे बैठ के, जब टूर्नामेंट आएगा तो तुम्हें अपनी गलत पोजीशन पे खिलाया जाएगा। तो सैमसन को लेके मेरे पास कोई मतलब नो क्वेश्चंस ऑन हिम, बट देखते आगे कैसे खेलती है टीम इंडिया। तो इसी नोट पे अब हम अपने फाइनल सेगमेंट पे चलते हैं। इनॉग्रेट में करना चाहूंगा चेज मास्टर्स की प्रेजेंटेशन सेरेमनी को, ब्रॉट टू यू बाय वेटिंग फॉर अ स्पॉन्सर। बट जो 4 अवार्ड हम देने वाले हैं उनके पीछे का लॉजिक भी मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, क्योंकि नए व्यूअर्स आते रहेंगे। जो हमारा पहला अवार्ड होने वाला है वो है दान पराग प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। जिस प्लेयर ने सबसे बड़ा दानवीर बनने का रोल निभाया है और दूसरी टीम को मैच बनाकर हाथों में दे दिया है, मैं यहाँ पे हार्दिक पांड्या का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने 1 ओवर में 10 रन दिए हैं, जो 57 रन। गॉड, ये इंडिया से है तुम्हारे अवार्ड्स। मोर देन क्या कहेंगे हम लोग इसको, 1/6 ऑफ द रन्स में वो हार्दिक पांड्या ने दिए हैं। हाँ। तो थोड़ी सी दान देकर हेल्प करिए कि मैच को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ओह माय गॉड भाई, तुम किसको देना चाहोगे? मेरे आधे अवार्ड जो है वो यूएई की टीम को समर्पित है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अलग पर्सपेक्टिव। एंड दान पराग में मेरा जो अवार्ड जाएगा वो हमारे मोहम्मद वसीम जो हमारे कप्तान है, उनको जाएगा, क्योंकि आप बैटिंग देख लो उनकी क्या हो रही थी उस टाइम पे। आई थिंक 80 समथिंग की स्ट्राइक रेट्स उन्होंने बैटिंग करी, और एज अ कैप्टन आल्सो भाई कुछ तो 50 में ऑल आउट होना सेंस नहीं बनता किसी भी टीम का। तो मैं वसीम साहब को दूंगा ये अवार्ड। मैं चाहता हूँ कि हर कोई बंदा कमेंट करके बताए कि आप ये अवार्ड्स किसको देंगे, और अगर आप पहचान पाए कि हमने किन
आई थिंक सब जानते हैं, सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं। कीपिंग इन ट्रेडिशन में बिस्से किस तरह के स्पॉन्सर्स रखती है, हमने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो नेक्स्ट अवार्ड में देना चाहूंगा नींद 11 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, जो कि ऐसे प्लेयर को है जो कि पूरे मैच में सोते हुए दिख रहे थे, कुछ खास उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं करा। और यहाँ पे मैं सिद्दीकी साहब को अवार्ड देना चाहूंगा, जो कि पता नहीं इतना सो रहे थे कि वो भूले कि उनको क्रीज के अंदर भी जाना होता है। मैंने भी सिद्दीकी साहब को ही दिया है। मैं वैसे वसीम साहब को भी दे सकता था अगेन यहाँ पे, क्योंकि कप्तानी बहुत गंदी थी उनकी, उसमें भी वो सोते हुए दिख रहे थे। यार मैं क्या ही कहूँ, जब बल्लेबाजी सीधी बॉल में, पर वो जो मोमेंट था वो क्लियरली डिफाइन करा था नींद 11 अवार्ड। नींद 11 अवार्ड ना, मतलब क्या बढ़िया स्टार्ट सिद्दीकी साहब, इससे बेटर कोई अंडरस्टैंडिंग मतलब लोगों को चाहिए नहीं कि नींद 11 अवार्ड किसके मतलब मैं आगे जाके याद रख पाऊंगा कि अच्छा हमने अवार्ड स्टार्ट करे थे और वो पहला नींद 11 अवार्ड किसको मिला था। नाम शायद याद नहीं रख पाऊंगा, पर मैं सर्कमस्टेंसेस हमेशा याद रखूंगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड जो होगा हमारा तीसरा अवार्ड, वो है हमला पसंद प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। हमला पसंद प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड में देना चाहता हूँ मिस्टर शिवम दुबे को। ओ माय गॉड, आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने अपनी 160 किलोमीटर पर की स्पीड की बॉल से हमला दावा है यूएई के ऊपर, 3 विकेटें सिर्फ 12 बॉलों के अंदर, मतलब वाज अर्शदीप एवर दिस गुड? तो मुझे लगता है बुमराह वाज नेवर दिस गुड। बुमराह ने 3 ओवर में 1 विकेट लिया है भाई, बुमराह हूँ। ही वाज नेवर दिस गुड। दुबे ने 6 बॉलें कम डाल के 2 विकेट ज्यादा लिए हैं। किस बात का नंबर 1 बॉलर? मैंने कुलदीप यादव को दिया है बड़े टाइम बाद कमबैक करके, एंड स्पेसिफिकली जो उस मोमेंट में उन्होंने 3 विकेटें निकाल के दी, जहां पे आपको लग रहा था कि अच्छा एक होपफुली एक अच्छा टोटल बन सकता है, पर वहां से उन्होंने काट के इनके पर काट दिया और कहा कि तुम बेटे तुम 50 भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, आप भी जरूर बताइएगा आपका हमला पसंद प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड कौन था। एंड लास्ट अवार्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड, वो है रजनी ठंडा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, जो कि सबसे बड़े गेम चेंजर थे या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे। यहाँ पे मैं कुलदीप यादव को अवार्ड देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे मिस्टर लॉर्ड दुबे को दिया। लॉर्ड दुबे को यहाँ पे दिया। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े गेम चेंजर लॉर्ड दुबे थे। जॉइंट बेस्ट इकोनॉमी ऑफ द मैच। अरे भाई हम स्टैट्स वरुण चक्रवर्ती के साथ 2 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग करी है और 3 क्रूशियल विकेट्स भी 2 की इकोनॉमी की। हाँ भाई, वरुण चक्रवर्ती थे साथ में जिनकी 2 की थी और विकेट भी इनने ज्यादा लेके दी हैं। तो मिस्टर दुबे टेक्स इट। कुलदीप ने 4 विकेट ले लिए भाई। तो प्लेयर भाई हमला पसंद, हमला करके दिया उन्होंने। मैंने हमला पसंद दिया। हर किसी को एक अवार्ड नहीं मिलेगा भाई। दे सकते हैं, मतलब नहीं देने को तो दे सकते हैं, पर मतलब आई बिलीव इन सेक्युलरिज्म। हाँ भाई, सबको मिलना चाहिए। तो ठीक है, रजनी ठंडा मेरे लिए है, हमारे कुलदीप यादव, तुम्हारे लिए है शिवम दुबे। आई थिंक ये 2-3 परफॉर्मेंस इस पर सब लोग का प्रेफरेंस रोटेट करेगा, बट इन चारों अवार्ड्स में आपकी क्या प्रेफरेंस है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर किसी ने फॉर सम रीजन इस मैच के लिए सब्सक्रिप्शन लिया होगा सोनी लिव का, इससे बड़ा स्कैम तो देख ही नहीं सकते भाई आप। मतलब इंडिया की बैटिंग देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत भी नहीं थी भाई। वो 5 मिनट का प्रीव्यू होता है और उसमें तो आपको पता नहीं 1000-1500 रुपए देने पड़ते हैं। है नहीं, इतना कहाँ देना पड़ता है अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लोगे तो। हाँ, एनुअल के लिए शायद देना पड़ेगा, पर चेस मास्टर्स के लिए आपको 0 रुपए देने हैं। वो भाई बेसिक सबसे अच्छी पॉइंट ही है कि आपको पैसे बिना दिए सब्सक्राइब करना है। फ्री में सब्सक्राइब करने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो बंद करते हैं। कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं 1-2 टॉपिक्स पे कर रहा हूँ। श्रेयस अय्यर ने केकेआर के ऊपर कुछ कमेंट करा है, तो वो क्या है उसके पीछे बातें करेंगे। एंड ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, रोहित शर्मा विराट कोहली के यो टेस्ट आए थे, वो फेक है। वो क्यों फेक है और कैसे ये स्कैम होता रहता है। 30.1 40.2 इसको एक्सपोज करेंगे हम लोग, डिटेल में बातें करेंगे इस चीज की, और इसके पीछे की नुआंसेस को पता लगाएंगे, जो कि इनसाइड स्टोरीज हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती हैं, ढूंढ के निकालेंगे कल के एपिसोड में। होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं कल सुबह।